सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हुआ। मुख्यतः दिल्ली में जो चुनाव है वो त्रिकोणीय मुकाबला है सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस के बीच। 699 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला अब ईवीएम में कैद हो चुका है। 13,766 बूथों पर आज मतदान हुआ, जिसमें लगभग 1,56,00,000 मतदाता वोट डालने के पात्र थे। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्र के बाहर लंबी कतारें देखने को मिली और लोगों ने बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा लिया। इससे पहले कि हम पॉलिटिकल बातें करें दिल्ली चुनाव पर, आपसे जानना चाहते हैं कि चुनाव में क्या प्रमुखता मुद्दे थे जिस पर लोगों ने वोट दिया। दिल्ली विधानसभा की 70 जो सीटें हैं उन पर 5 साल बाद चुनाव हो रहा है। पिछला चुनाव 2020 में हुआ था जिसमें आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल किया था। उससे पहले भी 2015 में भी जब चुनाव हुआ तब भी आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था। तो लगातार इतने साल सत्ता में रहने के कारण स्वाभाविक है कि मुद्दे ऐसे उभर कर आए जिसमें जो वादे किए गए थे क्या वो पूरे हुए कि नहीं हुए। तो विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों विपक्ष के दल हैं वो उन मुद्दों को उठा रहे हैं कि आपने स्वच्छ जल की बात की थी, आपने यमुना को साफ करने की बात की थी, शिक्षा में सुधार, चिकित्सा में सुधार और सड़कों का और जो सैनिटेशन या सफाई। तो ये मुद्दे उभर कर आए इस चुनाव में कि क्या आम आदमी पार्टी जिसको लोगों ने बहुमत से चुना था वो इन मुद्दों में कुछ जनता के बारे में भला करने में कामयाब हुए कि नहीं हुए। लेकिन एक चीज़ मैं इससे पहले ये भी बताना चाहता हूँ कि चाहे ये दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है और दिल्ली में एक दिल्ली की सरकार है और दिल्ली की असेंबली है, लेकिन दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है बाकी देश के राज्यों की तरह। दिल्ली आज भी केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को रखना इसलिए भी आवश्यक है, यहाँ पर संसद है, यहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं, यहाँ राष्ट्रपति भवन है और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री रहते हैं और दुनिया के जितने भी हमारे राजदूत हैं वो भी दिल्ली में रहते हैं और जितने भी बाहर से हमारे राज्याध्यक्ष आते हैं दिल्ली में ही उनका स्वागत होता है। तो उस दृष्टि से दिल्ली का जो एक क्षेत्र है विशेष तौर से नई दिल्ली का, वो बहुत ही संवेदनशील बन जाता है। तो ऐसे में कहीं किसी भी कारण कभी उपद्रव हो या कोई ऐसी कानून व्यवस्था की स्थिति हो तो केंद्र सरकार ने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली को केंद्र शासित बना के रखा है। लेकिन फिर भी यहाँ की सरकार को काफ़ी अधिकार मिले हुए हैं। केवल एक जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में रहती है और उसके चलते यहाँ पर कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जाए। तो बाकी जैसे मैंने अभी गिनाया आपको, पानी का मामला है, सड़कों का है, सफाई का है, स्थानीय शिक्षा है, स्थानीय चिकित्सा है, ये सारे जितने भी मामले हैं ये दिल्ली सरकार के महत्व आते हैं और इसीलिए इन्हीं मुद्दों पर ही ये चुनाव लड़ा गया है। और विपक्ष की कोशिश ये है कि वो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसको कटघरे में खड़ा कर सके और आम आदमी पार्टी की सरकार अपने किए हुए कामों की जो उपलब्धियां हैं उनके दम पर ये चुनाव लड़ रही है। लेकिन जब भी दिल्ली के चुनाव आते हैं एक और मुद्दा जो प्रमुखता से उठाया जाता है वो है यमुना में गंदगी का, और साथ ही साथ दिल्ली वासी और दिल्ली के आसपास रहने वाले लोग एयर पॉल्यूशन से भी परेशान रहते हैं। जो पराली जलाने की बात की जाती है और साल दर साल सिर्फ वादे होते हैं लेकिन इस पे कोई ठोस कदम उठाते नजर नहीं आते। आपको लगता है कि जब इस चुनाव में लोगों ने इस बात को भी ध्यान रख के अपने मताधिकार का प्रयोग किया होगा? पीने का पानी जो यमुना से ही आता है, दिल्ली के लोग जो हैं वो यमुना का ही पानी पीते हैं जिसको साफ किया जाता है, लेकिन यमुना फिर भी साफ नहीं है और यमुना में जो गंदगी है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और पर्यावरण, यहाँ जो प्रदूषण है, चाहे पराली की वजह से हो चाहे वो यहाँ की धूल मिट्टी की वजह से हो, तो ये सब मुद्दे दिल्ली में है और दिल्ली वासी इन मुद्दों की वजह से परेशान रहते हैं क्योंकि चुनाव में जितने भी वादे किए जाते हैं उसके बाद ये चीज़ें ठीक हो नहीं रही हैं और इस वजह से लोगों में एक गुस्सा भी रहता है और वो गुस्सा इस बार भी देखने को मिल रहा है।
लेकिन बात वही है कि जो राज्य सरकार होती है वो ये कहती है हमने बहुत प्रयास किया, यमुना को ठीक कर देंगे, नहीं कर पाए क्योंकि केंद्र से सहायता नहीं मिली। तो यहाँ पर एक जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी है वो भी एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। केंद्र सरकार है, कैंटोनमेंट में कैंटोनमेंट बोर्ड है, नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी अलग है, फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अलग है, ऊपर से दिल्ली सरकार भी है। तो कौन किसके लिए जिम्मेवार है, ये आपस में ये एक पर दोषारोपण होता रहता है। इसके चलते दिल्ली के लोग जो हैं उनकी समस्याओं का समाधान नहीं निकल पाता। और इस बार भी यही हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर आम आदमी पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि आपने कुछ भी नहीं किया, और वो अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, और जो नहीं कर पाए उसके लिए उसका ठीकरा वो केंद्र सरकार पर फोड़ते हैं। जी, दिल्ली के चुनाव पर लगभग पूरे देश की नज़र रहती है। अगर आप राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, और जैसे ही दिल्ली में चुनाव की घोषणा हुई थी उसी समय से और उसके बाद से काफ़ी सारे राजनीतिक दल हैं, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो या अपने पब्लिक एड्रेस में फ्रीबीज की बात कही। फ्रीबीज का एक मुद्दा है जिस पे चुनाव आयुक्त ने भी कुछ टिप्पणी की है। आप इसे कैसे देखते हैं? अब ये मुफ्त की रेवड़ी बांटने की जो प्रथा है ये कोई बहुत ही, मैं समझता हूँ राजनीति में एक अच्छा नहीं माना जाता, लोग भी नहीं मानते, क्योंकि लोगों का मानना है कि ये काम नहीं हो रहा उससे भटकाने की एक प्रक्रिया है। क्योंकि हमें चाहिए सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, हमें सफाई चाहिए, हमें चिकित्सा चाहिए, वो उस पर बात ना करके अगर चुनाव से ठीक पहले आप मुफ्त की रेवड़ी बांटने की बात करके जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाएंगे तो ये कोई अच्छी राजनीति नहीं हो रही है। और मैं बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि चुनाव आयोग ने भी कहा है कि ये नहीं होना चाहिए, और मेरा तो व्यक्तिगत ये भी मानना है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर सभी राजनीतिक दलों पर इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए कि आप अपने चुनाव घोषणा पत्र में जो वादे करें वो मुद्दों से संबंधित होने चाहिए, ना कि मुफ्त की रेवड़ी बांटने से संबंधित। जी, आज चुनाव में काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, खासतौर से यंगस्टर्स ने। काफ़ी लोग दिखे जो सुबह से अपने घरों से बाहर निकल के मतदान करने के लिए कतार में खड़े थे। इससे पहले हम और बात करें, आइए सुनते हैं आकाशवाणी संवाददाता भूपेंद्र सिंह से दिल्ली के चुनाव के बारे में। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान आज शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया। इसके साथ ही कई राजनीतिक दिग्गजों जैसे अरविंद केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया, प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, अरविंदर सिंह लवली, रमेश बिदूड़ी, देवेंद्र यादव, संदीप दीक्षित, अलका लांबा और अनिल चौधरी की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। मतदान प्रतिशत की अगर बात करें तो शाम 5 बजे तक लगभग 58% मतदान दर्ज हुआ। सबसे अधिक मतदान प्रतिशत उत्तर पूर्वी जिले में लगभग 64% दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम मतदान दक्षिण पूर्वी दिल्ली में 54% हुआ। देर रात तक आखिरी आंकड़े आने तक मतदान प्रतिशत के और बढ़ने की संभावना है। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो दिल्ली में लगभग 62% मतदान हुआ था। ऐसे में उम्मीद है कि पिछली बार के मुकाबले ज्यादा वोटिंग देखने को मिले। दिल्ली में चुनाव सुचारू रूप से संपन्न हो, इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से काफी व्यापक प्रबंध किए गए थे। मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसके अलावा सुरक्षा के भी काफी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। चुनाव समाप्त होने के बाद सभी ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा, जहां सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतगणना के लिए दिल्ली के 11 जिलों में 19 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतदान समाप्त होने के बाद अब सबकी निगाहें शनिवार को होने वाली मतगणना पर है, जब यह तय होगा कि 36 सीटों के जादुई आंकड़े को कौन छू पाता है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। हम कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करें तो जो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है, जहाँ पे आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित के खिलाफ। ये तीनों ही अपनी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। कैसे देखते हैं ये मुकाबला? इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर ध्यान दें तो पिछले लोकसभा चुनाव में एक गठबंधन बनाया गया था जिसका नाम इंडिया अलायंस रखा गया था, और उसमें ये सभी दल शामिल थे। आम आदमी पार्टी भी शामिल थी, कांग्रेस भी शामिल थी, और भी बहुत से दल थे जो एक अखिल भारतीय स्तर पर इसका गठबंधन किया गया था। और उसके चलते दिल्ली में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में समझौता हुआ था, सीटों का बंटवारा हुआ था।
4 सीट जो थी वो आम आदमी पार्टी ने ली थी और 3 कांग्रेस को दी गई। मिलकर चुनाव लड़ने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 7 सीटों पर बहुत ही बड़े मार्जिन से वो सीटें उन्होंने दोबारा से नहीं बल्कि तीसरी बार जीती। यानी 14 में भी भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीट जीती, 19 में भी 7 सीट जीती और फिर 24 में भी 7 जीती। तो 24 में जो गठबंधन हुआ था उसका जो एक अनुभव आया विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी को कि वो दिल्ली में सिमटती हुई दिखाई दी। लोकसभा चुनाव का जो अनुभव हुआ उसके बाद शायद कांग्रेस के नेतृत्व को ये लगा कि अगर हमने दिल्ली में इस तरह से अपनी जमीन खोते जाएंगे तो पार्टी के अस्तित्व को खतरा होगा और इसलिए उन्होंने इस बार तय किया कि कुछ भी हो हम अपना खोया हुआ जो जमीन है उसको फिर से हासिल करेंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उन्होंने अपने जो अच्छे से अच्छे उम्मीदवार हैं उनको मैदान में उतारा है। और उसी कड़ी में जो आपने बात की कि नई दिल्ली सीट पर शीला दीक्षित के बेटे, जो शीला दीक्षित 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही और वो इसी नई दिल्ली की विधानसभा सीट से चुनाव जीतती थी और बाद में जब अरविंद केजरीवाल वहां जीते तो इस बार जो संदीप दीक्षित हैं वो भी एक कांग्रेस के एक बहुत गंभीर उम्मीदवार के नाते नई दिल्ली सीट पर हैं। और उधर से पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के जो भाजपा के थे साहिब सिंह वर्मा, उनके बेटे प्रवेश वर्मा जो 2 बार से लोकसभा के सदस्य रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कैंडिडेट है। तो तीनों के कारण ये मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है, त्रिकोणा हो गया है और कुछ भी इसका परिणाम निकल सकता है। लगभग 15 सीट ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ रही है और उसमें जो इस समय वर्तमान की मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उसके भी खिलाफ कांग्रेस ने अलका लांबा जो बहुत ही एक प्रमुख नेता हैं कांग्रेस की, वो लड़ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी ने रमेश बिधूरी को मैदान में उतारा है जो पहले 2 बार के सांसद रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के खिलाफ और पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ, इसी तरह से मनीष सिसोदिया जो पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे हैं उनके खिलाफ भी कांग्रेस ने बहुत गंभीर उम्मीदवार उतारे हैं। फरहाद सूरी हैं उनके कैंडिडेट जो पहले रह चुके हैं विधायक। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर मारवा हैं जो कांग्रेस में रहे हैं पहले। तो 3 सीटों पर अगर हम देखें तो कांटे की टक्कर है। ऐसे और बहुत सी भी सीटें। तो कांग्रेस इस चुनाव को गंभीरता से लड़ रही है क्योंकि पिछली बार उनको केवल 4% मत रह गया था। वो कांग्रेस जो कभी दिल्ली में राज करती थी, इस बार वो अपनी खोई हुई जमीन दोबारा से हासिल करने का पूरा प्रयास कर रही है, जिसके चलते दिल्ली का मुकाबला त्रिकोणा हो गया है और बहुत दिलचस्प भी हो गया। इस बार क्षेत्रीय दल भी चुनावी मैदान में उतरे हैं जैसे कि AIMIM और दिल्ली में कुछ ऐसी अल्पसंख्यक सीट भी हैं जहां पर इन दल की प्रमुखता है। आपको क्या लगता है कि AIMIM जैसे क्षेत्रीय दल दिल्ली में चुनावी सरगर्मी को तेज की होगी? कुछ तो गठबंधन हुए हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने भी 2 सीट अपने NDA के घटकों को दी है, एक JDU को दी है, एक लोक जनशक्ति पार्टी को दी है और कांग्रेस ने सब सीट लड़ी है और आम आदमी पार्टी ने भी किसी और दल को कोई सीट नहीं दी। लेकिन ये जिस दल की आप बात कर रहे हैं ये लगभग हर राज्य में जाकर चुनाव लड़ते हैं। पार्टी मुख्यतः तेलंगाना की है, लेकिन मैं समझता हूँ उसका कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो बात आपने की कि अल्पसंख्यक बाहुबल वाली सीट जो हैं उसमें ज्यादा ध्यान रहेगा कि क्या जो अल्पसंख्यक मतदाता है क्या वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में बंटता है। मेरा ऐसा मानना है कि जहां जहां कांग्रेस गंभीरता से चुनाव लड़ी है और हमने देखा भी है कि वो गंभीरता से लड़ी है, तो वहां पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि अगर अल्पसंख्यक मतदाता फिर से वापस कांग्रेस की ओर चला जाए। ऐसे ही झुग्गी झोंपड़ी का मतदाता जो पहले पूरा पक्का कांग्रेस का वोट बैंक होता था, वो जो खिसक गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनमें से कितनी कांग्रेस वापस उनको ला सकती है। तो ये कुछ दिलचस्प मामले हैं जिन पर पूरे देश की नजर है और चुनाव परिणाम जब आएंगे तब पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठा है। जी, आपने बहुत विस्तार से दिल्ली चुनाव के बारे में हमें सबको बताया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव। सुर्खियों में